हेलो टीचर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। इन क्वेश्चनों को अभ्यास करने से आपको बहुत ही बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होता रहे और आप इस तरीका से प्रैक्टिस करते रहें। और मैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से आपको डील्स कराते हुए चलूंगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। कहने का मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया था उसके अनुसार बच्चों को आकलन के लिए क्या सिद्धांत होना चाहिए। ए में कहता है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। बी में कहता है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। सी में कहता है विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। और डी में कहता है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो यहाँ पे बता दे कि अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, यह दोनों होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। ए में कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बी में कहता है निःशक्त व्यक्ति। सी में कहता है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। और डी में कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा बी नंबर, निःशक्त व्यक्ति। क्योंकि निःशक्त व्यक्ति जो होता है उसे समान अवसर, समान अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी दिया जाता है। जो दिव्यांग प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनको विद्यालय में जो है वह समान अवसर दिया जाता है, कोई भी काम में समान अवसर दिया जाता है, उन्हें समान अधिकार दिया जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। उसके बाद उनका कोई भी काम में पूर्ण भागीदारी उनसे लिया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निःशक्त व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। ए में कहता है शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। बी में कहता है शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। तो ऐसा बात नहीं है, शिक्षक जो है केवल एक ही जाति के बच्चों को देख नहीं करते हैं। सी में कहता है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो ये भी नहीं है, शिक्षक जो है वह सभी मतलब विशेष अपेक्षा वाले मतलब दिव्यांग और सब पर शिक्षक का समान दृष्टि रहता है। और डी कहता है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। तो यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, मतलब जो बच्चों को चाहिए उस अनुरूप ढाल करके वह पढ़ाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। ए में कहता है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वह कोई भी चीज को शीघ्रता से सीख भी जाते हैं। आप लोग बच्चों को जब ट्रेनिंग के आवर में पढ़ाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चे जो है वह शीघ्रता से सीख जाते हैं और उसे तुरंत याद भी कर लेते हैं, सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तो पढ़ाने के क्रम में आप लोग देखे होंगे जो मेधावी छात्र होते हैं वह क्लास में एक्टिव भी रहते हैं, सतर्क भी रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं। वह जो है बारीकी से सभी चीजों को अवलोकन करते रहते हैं, देखते रहते हैं और त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ABC, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है।
ए में कहता है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। बी में कहता है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। सी में कहता है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुपा या महसूस किया जा सकता है। और डी में कहता है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, कहने का मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर दे करके क्या कर सकते हैं, वो तो कंप्यूटर चलाना मतलब उसको देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, मतलब कि कोई चीज देखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग जो है यह देना प्रभावशाली नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। छठा नंबर यहाँ पे प्रश्न करता है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहरी अधिकारिता में विश्वास रखती है, मतलब कोई बच्चा जो है वह पढ़ाई लिखाई ना करके बाहरी चीजों पर विश्वास रखती है। फिर कहता है यहाँ परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। ए में कहता है योग्यता की कमी। तो जो बाहरी विश्वास रखते हैं उसमें योग्यता की हल्का कमी देखने को मिलता है, तैयारी की भी उनमें कमी मिलता है, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और बुरी किस्मत। तो वह जो है अगर परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो अपना दोष जो है वह बुरी किस्मत पर थोप देते हैं, क्योंकि वैसे बच्चे जो है वह जो मतलब बाहरी अधिकारिता में विश्वास रखते हैं वह हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखते हैं कि मेरी एग्जाम अच्छी हो जाए, और जिसके कारण उनका एग्जाम अच्छा नहीं होता है, वे असफल हो जाते हैं, तो बाद में कहते हैं कि मेरा किस्मत जो है वह बहुत ही बुरा था। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि जब हम कक्षा स्टार्ट करते हैं तो उसको एकदम प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ए में कहता है यहाँ पे अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, मतलब कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, मतलब उसे व्यवस्थित करना चाहिए। तो ये तो करेक्ट है कि अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जैसे ज्यामिति से संबंधित कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो इन स्टूल बॉक्स स्टूल बॉक्स मतलब स्टूल बॉक्स में तो सारा चीज आ जाता है, तो स्टूल बॉक्स का होना जरूरी है। बी में कहता है जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। अब सीखने के क्रम में कुछ बच्चे जो है वह जोखिम ले लेते हैं, जोखिम कहने का मतलब हल्का मिस्टेक करते हैं, तो उनका जो है वहां पे सहायता करना चाहिए, तो ये भी सही है। सी में कहता है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। और डी में कहता है कलन की विभिन्न विधियां। तो एक समान वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना उचित नहीं है। और कलन की विभिन्न विधियां मतलब कि जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करना। या टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वह ए बी डी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। ए में कहता है ढलना, बी में कहता है क्रमबद्धता, सी में कहता है सामाजिक पृथक्करण, और डी में कहता है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। सहगामी अधिगम युक्ति में छात्र जो है वह विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समूह में काम करते हैं, मतलब जितने भी छात्र जो रहते हैं वह समूह में काम करते हैं। और शिक्षक जो है इसका प्रयोग जो है वह हर एक क्लास में करते हैं, मतलब शिक्षक जो है बच्चों का दूसरे लोगों के साथ मिलकर के काम जो है वह हर एक क्लास में करवाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। मतलब कि मोहन जो है वह आयतन बताने के लिए बच्चों को क्या काम किया, बहुत सारा छोटा बड़ा साइज का डब्बा दिए, बर्तन दिए। राम ने फिर कहता है राम ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े से यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानव समर्थन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहारवाद का, रचनावाद का, अस्पष्ट अनुदेशन, और डी में कहता है सक्रिय अनुकूलन। तो यहाँ पे दोनों शिक्षक जो है वह रचनावाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयतन समझाने के लिए वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह जो है सो रचनावाद का उदाहरण होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर। हम कोई भी काम करते हैं और उसमें कोई अन्य चीज
चीज के इस्तेमाल से अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो वह रचनावाद के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? आप लोग भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वह जो है सो मतलब क्लास में आपके पढ़ाई को इग्नोर करता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। यहाँ पे ए नंबर में कहता है इन विद्यार्थियों को अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी हमें आंसर देना है तो बच्चों के पक्ष में ही देना है, हमें बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बी में कहता है इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इसकी सूचना उसके माता पिता को दे। तो स्कूल में तो पीटना ही नहीं है, अगर बच्चों को आप पीटते हैं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा, तो ये भी कट गया। सी में कहता है पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। डी में कहता है यहाँ पे, मान लें कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, तो बच्चा जो है वह सीखने के लिए सक्षम ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए यह होना चाहिए सी नंबर। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीका पर हमें पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु के लिए क्या जरूरी है, हमें उन चीजों को, उन साधनों को उपस्थित रखना चाहिए, और पढ़ाने के तरीका में हमें पुनः बदलाव करना चाहिए। बदलाव करने से बच्चा जो है वह थोड़ा ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कहता है यहाँ, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? ए में मतलब कोई बच्चा को अगर हमें उसे अंदर से प्रोत्साहित करना है तो हमें क्या कहना चाहिए उसे? ए में कहता है जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऐसा होता है कि अगर बच्चे को हम कोई चीज देना चाहेंगे तो वह काम जो है वह गलत सलत तरीके से पूरा करके सितारा लेने के चक्कर में पहुंच जाता है, तो ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। बी में कहता है मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है आती है और कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। सी में कहता है इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। और डी में कहता है वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। अगर हमें बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे प्रोत्साहित करना है, तो हमें कहना चाहिए बच्चों को कि इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने की गति है। ए में कहता है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, बी में कहता है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, और सी में कहता है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, और डी में कहता है यहाँ पे शिक्षण और या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी नंबर। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? आनुवंशिकी द्वारा पहले से निर्धारित होता है। ए में कहता है मित्रों का चयन, बी में कहता है आंखों का रंग, और सी में कहता है शैक्षणिक सफलता, और डी में शिक्षा में रुचि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आंखों का रंग। आंखों का जो रंग है वह पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पहले से निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित तो होता है। मानवों में आंखों का रंग एक विरासत में मिला हुआ गुण है जो एक से अधिक जीनों से प्रभावित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, बी में कहता है निष्क्रिय सामाजिकरण, सी में कहता है प्राथमिक सामाजिकरण, और डी में कहता है द्वितीयक सामाजिकरण। तो बच्चा जो है वह समाज से सीखता है, इसलिए यह जो हो जाएगा सामाजिक संस्था जो हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण का उदाहरण, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा डी नंबर।
यदि टीचर्स आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का क्वेश्चन मैं पुनः लेकर के आऊंगा और इसी तरीका से आपको डील्स कराते हुए चलूंगा। तो आपके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।